ठीक। रिसेंटली जो इंडिया की सेकंड स्टेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, है ना, उसमें क्रिटिकलिटी अचीव की हमने, तो उसी के बेसिस पे प्री और मेंस के लिए इस बार न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो हमारा काफी न्यूज में है और इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें प्री में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्टाइल फिसाइल मटेरियल क्या है, न्यूक्लियर की तीनों हमारी स्टेजेस कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर रिजर्व है, मेंस के अंदर आपका शांति एक्ट जो बन गया है वो, है ना, न्यूक्लियर हमारा जो विजन है पॉलिसी है, ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हम एक सिंगल वीडियो में आज कवर करेंगे। न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आज कवर करेंगे। तो पहला देखो भी रिसेंट न्यूज में क्या था, ऑन अप्रैल 6 2026 इंडिया रीच्ड हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन इट्स क्वेस्ट फॉर द एनर्जी इंडिपेंडेंस एज अ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक आपको ये रखना है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम तमिलनाडु सक्सेसफुली अटेंड इट्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी। तो सबसे अभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि हमारा जो आपका सेकंड स्टेज थी दैट इज द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसने क्या कर लिया, क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। अभी क्रिटिकलिटी क्या होती है, स्टेजेस क्या है, वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप सारा कवर करेंगे। दिस अचीवमेंट्स मार्क्स इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इनटू द सेकंड स्टेज। तो हमारे यहाँ पे 3 स्टेज प्रोग्राम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट स्टेज हमारी ऑलरेडी चल रही थी, अब सेकंड स्टेज में भी हम इसमें सक्सेसफुल हमें मिल गई है, ठीक है। इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया टू ऑपरेट एंड कमर्शियल स्केल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और अगर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो इंडिया अब सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे है आपका रशिया, यानी कि रशिया ही केवल ऐसा स्टेट कंट्री है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा है। सेकंड पे अब इंडिया है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज ने भी ट्राई किया लेकिन कुछ इश्यूज थे, वो इश्यूज भी हम डिस्कस करेंगे कि बाकी कंट्रीज ने क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। अब केवल रशिया ही ऐसी कंट्री है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कंटिन्यू कर रहा है और सेकंड पे इंडिया है। तो इससे 2 पॉइंट है जो आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है ना। एक तो इंडिया सेकंड स्टेट बन गया है, सेकंड कंट्री बन गया है। दूसरा कौन सा है आपका प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। कहां पे लोकेटेड है ये, कलपक्कम तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है उसके बारे में पहले समझते हैं। इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रोड मैप डिजाइंड बाय डॉक्टर होमी जे बाबा जहांगीर, ठीक है। तो होमी जहांगीर बाबा उन्होंने हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम क्या किया था, डिजाइन किया था। ये एक नाम इंपॉर्टेंट है। In 1950s, its primary goal is to provide India with the permanent energy security। तो एम क्या था, देखो ये जो न्यूक्लियर पावर आपकी पावर है इसकी 3 स्टेज हमने बनाई। अल्टीमेट एम हमारा क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी का। अगर हम न्यूक्लियर से इतनी एनर्जी जनरेट कर पाए तो हमारा क्या होगा, फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और वो डिपेंडेंसी कम होगी तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेट एम हमारा है एनर्जी सिक्योरिटी का। By utilizing its modest uranium reserves to eventually unlock the massive thorium। हमारे पास यूरेनियम के रिजर्व्स क्या है, बहुत कम है अभी, पर थोरियम के रिजर्व्स हमारे पास काफी है। लगभग वर्ल्ड के अराउंड 25% थोरियम रिजर्व्स इंडिया में मिलते हैं, ठीक है। जो कोस्टल स्टेट्स है जैसे केरला हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे हमारे थोरियम मोनाजाइट सैंड के अंदर मिलता है थोरियम रिजर्व्स। तो लगभग 25% हमारे पास है। तो हम यूरेनियम से स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली थोरियम पे पहुंचना चाहते हैं, जहां से हम क्या करेंगे, थोरियम से एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये हमारा 3 स्टेज का प्रोग्राम है। फर्स्ट स्टेज इसमें है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। तो स्टेज 1 में हम यूज करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ द प्रोग्राम। इट यूजेस नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल which contains only about 0.7% of the fissile isotope of the uranium 235। अब देखो इसमें जो आपका फ्यूल यूज होता है वो होता है आपका यूरेनियम, ठीक है। इसमें अब यूरेनियम जो फ्यूल है, नेचुरल यूरेनियम जो फ्यूल है, उसके अंदर जो फिसाइल मटेरियल है वो कितना है, केवल 0.7, और जो बाकी बच गया दैट इज द यूरेनियम 238, और बाकी जो बच गया वो होता है अराउंड 9.3% जो बच गया बाकी वो फर्टाइल मटेरियल है। उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा फिसाइल मटेरियल के अंदर, फिर एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सारा देखेंगे फिसाइल मटेरियल क्या है ना, और फर्टाइल मटेरियल क्या है। उससे पहले एक बार डायग्राम हम कर लेते हैं कवर, तो डायग्राम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम है इंपॉर्टेंट, पहले इसको कवर करते हैं। तो ये हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तो पहला देखो इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टेज में हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल की तरह हम यूज कर रहे हैं आपका नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम में आपका यूरेनियम है 238 प्लस यूरेनियम 235। तो ये हम नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं एज अ फ्यूल। इसमें यूरेनियम 235 क्या है, फिसाइल है,
जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये क्या है, फर्टाइल है। और फिसाइल फर्टाइल भी आगे देखेंगे। न्यूट्रॉन्स फ्रॉम यूरेनियम 235 फिशंस आर स्लोड बाय द हैवी वाटर ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका मॉडरेटर क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम आपका मॉडरेटर है। फिर इसमें आपका प्रेशराइज्ड रिएक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, अंडरगोस न्यूक्लियर फ्यूजन, हैवी वाटर इज प्रेशराइज्ड टू प्रिवेंट द बॉइलिंग, क्योंकि यहाँ पे हैवी वाटर को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि वो बॉइल ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट द बॉइलिंग, इसलिए रिएक्टर कौन सा यूज किया फर्स्ट स्टेज के अंदर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। फिर इससे जो हमने न्यूक्लियर फिजन किया उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई आपकी, और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, प्लूटोनियम 239। अब देखो सेकेंड स्टेज आएगी आपकी, वहां पे फ्यूल क्या यूज होएगा आपका, प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम 238। तो फर्स्ट स्टेज में तो फ्यूल यूज हो रहा था आपका नेचुरल यूरेनियम, यूरेनियम 238 और 235। सेकेंड स्टेज के अंदर आपका जो है फ्यूल क्या यूज हो रहा है, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 238, ये फ्यूल हो गया आपका। इसको हम क्या बोल देते हैं, कंबाइंड इनटू द मिक्स्ड ऑक्साइड, या तो इसको बोल देते हैं मॉक्स, MOX, ठीक है। तो ये आपका इन दोनों को मिला के जो फ्यूल यूज होता है दैट इज द मॉक्स मिक्स ऑक्साइड। तो सेकंड स्टेज में जो फ्यूल होता है यूज दैट इज द मॉक्स मिक्स ऑक्साइड। अब ये जो सेकंड स्टेज है इसी ने क्या किया है, क्रिटिकलिटी अचीव की है, कंबाइंड हो गया। इसके बाद तो इसमें जो रिएक्टर यूज हो रहा है वो रिएक्टर कौन सा यूज हो रहा है आपका, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो सेकंड स्टेज में हमने कौन सा रिएक्टर यूज कर रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फर्स्ट में कौन सा कर रहे थे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये रिएक्टर पूछ सकता है कौन सा रिएक्टर यूज कर रहे हैं। इट यूजेस फास्ट न्यूट्रिएंट्स नॉट स्लोड न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे तो कौन से न्यूट्रिएंट्स की स्पीड कितनी थी, न्यूट्रिएंट्स की स्लो थी, पर यहाँ पे स्पीड क्या है, फास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फास्ट न्यूट्रिएंट्स। और आप इसमें मॉडरेटर का इसमें यूज होगा नहीं, मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना। तो यहाँ पे जो मॉडरेटर यूज हो रहा था वो होता ड्यूटेरियम, ठीक है। पर सेकंड स्टेज में क्या होता है आपका, मॉडरेटर कोई भी यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका फास्ट न्यूट्रिएंट्स, तो स्पीड स्लो डाउन करने की जरूरत है नहीं। सेकंड जो पार्ट है जो कूलिंग के लिए करेंगे, आपका कूलेंट जो यूज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कूलेंट यूज होता है वो कूलेंट क्या होता है आपका, लिक्विड सोडियम। इट यूजेस लिक्विड सोडियम एज द कूलेंट इन द टू सर्किट। अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी आपकी, साथ साथ और क्या मिलेगा आपको, यूरेनियम 233, और उसके साथ साथ क्या मिला आपको, मोर प्लूटोनियम, ठीक है। तो जितना प्लूटोनियम आपने यहाँ पे दिया था उससे ज्यादा यहाँ पे आपको मिल गया। तो यहाँ पे इसलिए को क्या बोलते हैं हम, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि इसने क्या किया, जितना फ्यूल कंज्यूम किया था उससे ज्यादा फ्यूल क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे देखो प्लूटोनियम एक था, यहाँ पे प्लूटोनियम मान लो 2 बंडल हो गए, यानी प्लूटोनियम क्या हो गया, ज्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर दिया जितना कि इसने कंज्यूम किया था, ठीक है। अब ये देखो प्लूटोनियम इसने ज्यादा कैसे प्रोड्यूस कर दिया होगा, इसमें जो हमने फ्यूल यूज किया था यूरेनियम 238, ठीक है। तो रिएक्टर के कोर के अराउंड एक ब्लैंकेट लगाते पूरा हम यूरेनियम 238 का, इसमें न्यूट्रॉन फास्ट जो न्यूट्रॉन है वो स्ट्राइक करते हैं, और ये इस 238 को कन्वर्ट कर देते हैं 239 के अंदर। तो यानी कि इनिशियली जो प्लूटोनियम था वो तो है ही, ठीक है, उसके अलावा जो आपने यूरेनियम 238 यूज किया था वो कन्वर्ट हो गया 239 के अंदर। तो इसीलिए इसने क्या किया, और प्लूटोनियम ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब यहां से जो फ्यूल निकला है आपका, यूरेनियम 233 हो गया, ठीक है, और प्लूटोनियम हो गया, उसको हम लेके जाएंगे थर्ड स्टेज के अंदर। तो यहाँ पे प्लूटोनियम यूज किया आपने, और उसके साथ साथ आपने थोरियम, अब थोरियम को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, ठीक है। तो थोरियम के साथ उसको मिलाया, और यहाँ पे रिएक्टर कौन सा होगा आपका, थोरियम रिएक्टर। फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और आपका यूरेनियम 233 भी प्रोड्यूस होगा। तो अल्टीमेटली अब हम थर्ड स्टेज में आके इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस करने लग गए, थोरियम से। और यही हमारा एम था कि थोरियम से हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। तो यूरेनियम से स्टार्ट किया, नेचुरल यूरेनियम से, फाइनली आते आते हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। हम थोरियम से इसलिए करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे पास थोरियम से काफी रिजर्व है, वर्ल्ड के 25% रिजर्व्स इंडिया में मिलते हैं थोरियम के। तो अब थोरियम से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देंगे थर्ड स्टेज में जब आएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पाएंगे। इसीलिए सारा प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने लॉन्च किया था, ठीक है। अब देखते हैं अलग अलग स्टेज जो आपको पहले बता रहे थे, अब आपको सारा समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट स्टेज थी, तो फर्स्ट स्टेज आपकी हुई दैट इज द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। उसमें क्या था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर था। दिस इज द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ द प्रोग्राम एंड इट यूजेस नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल।
तो पहले वाले में क्या था, यूरेनियम, और उसके अंदर आपका यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। और जो 235 है वो लगभग 0.7% ही होता है, बाकी आपका यूरेनियम 238 होता है। इसमें जो मॉडरेटर और कूलेंट वो यूज क्या हो रहे हैं, हैवी वाटर या ड्यूटेरियम, ठीक है। D2O यूज होता है इसके अंदर, हैवी वाटर को यूज करते हैं हम एज अ मॉडरेटर और कूलेंट। हैवी वाटर इज एक्सीलेंट एट स्लोइंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि मॉडरेट करते हैं स्पीड किसकी, न्यूट्रॉन्स की, टू स्पीड वेयर दे कैन इफेक्टिवली कॉज द फिजन इनटू द नेचुरल यूरेनियम। तो वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, फिजन रिएक्शन करते हैं आपके यूरेनियम के अंदर। सेकंड, द कन्वर्जन व्हाइल द यूरेनियम 235 प्रोड्यूसेस एनर्जी मच मोर अबंडेंट यूरेनियम 238, जो यूरेनियम उस नेचुरल यूरेनियम के अंदर, जो आपका नेचुरल यूरेनियम है उसमें क्या था आपका, ज्यादातर क्या था आपका यूरेनियम 238 93.7%, और 0.7% ही क्या था आपका यूरेनियम 235, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द प्लूटोनियम। अब ये जो हुआ आपका यूरेनियम 238, ये क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट किस में हो गया, प्लूटोनियम के अंदर। सेकंड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस स्टेज इज द प्लूटोनियम फैक्ट्री। अब यहां से हमारा क्या हो रहा है, प्लूटोनियम जनरेट हो रहा है, यानी कि यूरेनियम 238 से आपने बना लिया प्लूटोनियम, ठीक है, 239 प्लूटोनियम बन गया आपका। अब ये प्लूटोनियम हम कहां यूज करेंगे, सेकंड स्टेज के अंदर। तो हमारी सारी स्टेज आपस में क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। दिस इज द सेकंड स्टेज कैन नॉट स्टार्ट विदाउट दिस। अब इस सेकंड स्टेज में हम यूज करेंगे प्लूटोनियम को। इंडिया हैज मास्टर्ड दिस टेक्नोलॉजी विद सेवरल 700 मेगावाट्स इंडिजिनियस यूनिट्स नाउ ऑपरेशनल। तो फर्स्ट स्टेज हमने ऑलरेडी मास्टर कर चुके थे, वो रेडी है। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेज पे। तो सेकंड स्टेज में जो रिएक्टर यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फर्स्ट में हम यूज कर रहे थे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यहां पे कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दिस इज द मोस्ट टेक्निकली चैलेंजिंग स्टेज। इट ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल फेज टू एन कमर्शियल रियलिटी विद द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अचीविंग क्रिटिकलिटी इन अप्रैल 2026। तो पहले ये हम एक्सपेरिमेंट फेज में था, काफी साल लगे इसको, अब ये पूरा हो गया कमर्शियल स्टेज में स्टार्ट होने वाला है। क्रिटिकलिटी ऑलरेडी अचीव कर चुका है रिएक्टर जो कल्पक्कम में है। अब इसमें फ्यूल क्या यूज हो रहा था, मैंने आपको डायग्राम में बताया था, दैट इज मॉक्स, यानी कि प्लूटोनियम भी यूज होएगा आपका और यूरेनियम भी, ठीक है, प्लूटोनियम भी और यूरेनियम भी। इट यूजेस मिक्स ऑक्साइड्स फ्यूल विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लूटोनियम 239 स्टेज 1 से जो आया एंड डिप्लीटेड यूरेनियम, और जो डिप्लीटेड यूरेनियम है उसको ये यूज करता है, ठीक है। तो प्लूटोनियम 239 जो फर्स्ट स्टेज में जनरेट हुआ था और डिप्लीटेड यूरेनियम। अब इसमें क्या है, इसमें न्यूट्रॉन्स कैसे रहेंगे, फास्ट। तो फास्ट न्यूट्रॉन्स रहेंगे, और जो फर्स्ट स्टेज थी उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की स्पीड कैसी थी, वहां पे स्पीड थी स्लो, क्योंकि वहां पे जो स्पीड है वो स्लो कौन कर रहा था, मॉडरेटर हैवी वाटर, ठीक है। अनलाइक स्टेज 1, दिस स्टेज डज नॉट यूज द मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स टू मूव एट वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पे मॉडरेटर का यूज नहीं होता, ठीक है, तो मॉडरेटर का यूज नहीं होएगा इसमें। तो न्यूट्रॉन की स्पीड कैसे रहेगी, फास्ट। अब इसमें देखो ब्रीडिंग मैकेनिज्म कैसे है। द रिएक्टर कोर इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट, मैंने ये बताया था, इसमें जो रिएक्टर की कोर है वो सराउंडेड होती है बाय अ ब्लैंकेट ऑफ द फर्टाइल मटेरियल, और फर्टाइल मटेरियल क्या था आपका, यूरेनियम 238, ठीक है। तो फर्टाइल मटेरियल यूरेनियम 238 इसके अराउंड रहता है। द फास्ट न्यूट्रॉन हिटिंग दिस ब्लैंकेट कन्वर्ट इट इनटू द मोर प्लूटोनियम। अब जो फास्ट न्यूट्रॉन इस ब्लैंकेट को हिट करते हैं वो इस यूरेनियम 238 को कन्वर्ट कर देते हैं आपका प्लूटोनियम 239 के अंदर। इसीलिए जितना प्लूटोनियम यूज किया था उससे ज्यादा प्लूटोनियम इसमें प्रोड्यूस होता है, इसलिए बोलते हैं इसको ब्रीडर रिएक्टर। और फास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या है, फास्ट है। इट प्रोड्यूस मोर प्लूटोनियम देन द रिएक्टर एक्चुअली कंज्यूम। रेशियो क्या है, इफ यू पुट 1 kg ऑफ द फ्यूल यू माइट गेट 1.1 kg और 1.2 kg बैक, ठीक है। यूरेनियम 230 गेट्स कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्लूटोनियम। जो यूरेनियम 238 था जो ब्लैंकेट की तरह यूज हो रहा था कोर के अराउंड, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लूटोनियम 239 के अंदर। अब इसमें कूलेंट क्या यूज करते हैं, तो पहले वाले में फर्स्ट स्टेज में कूलेंट क्या यूज कर रहे थे हम, हैवी वाटर। यहाँ पे कूलेंट क्या यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम। ये इन पे से पॉइंट आएंगे, कूलेंट क्या यूज कर रहे हैं, मॉडरेटर क्या यूज कर रहे हैं। सोडियम इज हाईली एफिशिएंट हीट कंडक्टर बट इट इज केमिकली रिएक्टिव। तो हीट कंडक्टर तो अच्छा है इसका, ठीक है, हाईली एफिशिएंट हीट कंडक्टर, लेकिन केमिकली बहुत रिएक्टिव है, एयर के साथ, वाटर के साथ, अगर जैसे कॉन्टेक्ट में आएगा तो इट विल रिएक्ट। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये रिस्क भी है इस रिएक्टर के अंदर। विद द एयर एंड वाटर रिक्वायरिंग एक्सट्रीम इंजीनियरिंग प्रिसीजन, तो बिल्कुल एक्सट्रीम सब तरीके से उसको रिक्वायरमेंट है इंजीनियरिंग प्रिसीजन की, ठीक है। तो कुछ भी इसमें गलती नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, रिएक्शन होगी एयर या वाटर के साथ तो एक्सप्लोड भी हो सकता है। द ब्रिज इवेंचुअली द थोरियम
यूरेनियम 232 विल बी इंट्रोड्यूस इन द ब्लैंकेट ऑफ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टू ब्रीड यूरेनियम 233, ठीक है। फिर उससे यूरेनियम 233 करेंगे हम, विच इज द की ऑफ द टू द स्टेज 3। तो उसके बाद फिर थोरियम का ब्लैंकेट लगाएंगे, फिर वो थोरियम कन्वर्ट होगा यूरेनियम 233 में। अब उसको फिर हम यूज करेंगे स्टेज 3 के अंदर। अब आते हैं स्टेज 3 के। दिस इज द फाइनल स्टेज टू सस्टेन इंडियाज एनर्जी नीड्स फॉर द सेंचुरीज यूजिंग थोरियम 232। तो इसमें हम यूज करेंगे थोरियम 232। थोरियम इज नॉट अ फिसाइल, तो ये फिसाइल मटेरियल नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट सस्टेन रिएक्शन ऑन इट्स ओन। जो फर्टाइल मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, फिसाइल मटेरियल पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर वो अपनी रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप सस्टेन कर सकता है। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कैसा चाहिए, फिसाइल मटेरियल चाहिए। तो फर्टाइल मटेरियल जो है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है आपको फिसाइल मटेरियल के अंदर। दोनों का डिफरेंस अभी आगे देखेंगे। तो थोरियम इज नॉट फिसाइल मटेरियल, ठीक है। इट नीड्स अ स्पार्क टू गेट स्टार्टेड। तो उसमें हमें स्पार्क या कुछ पहले एनर्जी देनी पड़ती है, फिर वो स्टार्ट होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द फिसाइल मटेरियल। तो स्टार्टिंग में जो थोरियम 232 है, इट इज नॉट अ फिसाइल मटेरियल। अब इसमें फ्यूल क्या यूज करेंगे हम थर्ड स्टेज के अंदर, थोरियम 232 एंड यूरेनियम 233, जो कहां से आया था आपके स्टेज 2 से, ठीक है। आगे डायग्राम में दोबारा हम देख लेते हैं। यहां स्टेज 2 से जो आया था आपका यूरेनियम 233 वो, और प्लूटो आपका थोरियम 232, ये दोनों हम यूज करेंगे इसमें आपकी स्टेज 3 के अंदर। हो गया फ्यूल आपका थोरियम 232 और आपका यूरेनियम 233 हम यूज कर रहे हैं स्टेज 3 के अंदर। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर यूज कर रहे थे हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड में कर रहे थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थर्ड स्टेज में हम यूज कर रहे हैं एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इंडिया इज डिजाइनिंग एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस। दीज रिएक्टर्स विल बी इवन सेफर यूजिंग पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स दैट डोंट रिक्वायर ऑपरेटर इंटरवेंशन इन एनी इमरजेंसी, ठीक है। तो इसमें और अच्छी बात यह है कि इसमें क्या है, पैसिव सेफ्टी सिस्टम है, तो इवन ऑपरेटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ये सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेगा। दिस इज द एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। नेक्स्ट, इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। उसका अगला देखते हैं क्या फायदा होगा, एनर्जी अबेंडेंस। वंस द स्टेज 3 इज फुली ऑपरेशनल, इंडिया कैन स्टॉप वरिंग अबाउट द यूरेनियम इंपोर्ट्स। तो हमें क्या होगा, ज्यादा यूरेनियम इंपोर्ट्स की टेंशन नहीं होगी, हम किससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे, अपनी थोरियम से। Thorium is the 4 times more abundant than the uranium and produce significantly less long-lived radioactive waste। एक तो हमारे पास abundant भी काफी है थोरियम, और दूसरा क्या है, radioactive waste भी है, क्या करता है, कम emit करता है। Then India has one of its the largest thorium reserves in the world, तो around 25% के अराउंड हमारे पास है, और मिलता कहाँ पे, वो मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। इट इज अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स। स्ट्रेटेजिक स्टेटस, with the success of the prototype fast breeder reactor in 2026, the timeline for the large scale stage 3 deployment has moved closer। अब जल्दी हम क्या कर सकते हैं, stage 3 को डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। with the research reactors at the BARC already testing uranium 233 as a fuel cycle। नेक्स्ट, ये सारी स्टेज हमने कर ली है, फर्स्ट स्टेज टू सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज, कौन कौन से इसमें फ्यूल यूज हो रहे हैं। अब देखते हैं 3 स्टेज प्रोग्राम जो हमने अभी तक पढ़ा है, उसको मैंने समराइज एक टेबल में कर दिया। तो पहली जो स्टेज है उसका नाम क्या है, कौन सा रिएक्टर यूज कर रहे हैं उसमें, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सेकंड स्टेज में क्या कर रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और थर्ड स्टेज में क्या करते हैं हम, थोरियम रिएक्टर, जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर था। अब इसमें जो फ्यूल है, फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम में क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है आपका, 235 कितना होगा इसके अंदर, 0.7%। और यूरेनियम 238 कितना है, 238 है इसके अंदर आपका, एक सेकंड, 238 है आपका इसके अंदर 99.3%। और ये 235 है, ये फिसाइल मटेरियल है और ये फर्टाइल है, ठीक है। देन इसमें जो आपका कूलेंट है, ठीक है, तो कूलेंट सॉरी मॉडरेटर, इसमें जो मॉडरेटर होगा, तो मॉडरेटर क्या यूज करेंगे इसमें, हैवी वाटर। और इसमें मॉडरेटर क्या यूज करते हैं हम, सॉरी कूलेंट क्या यूज करते हैं, कूलेंट भी हैवी वाटर। सेकंड स्टेज के अंदर आपका फ्यूल क्या यूज होता है, प्लूटोनियम 239 मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं, उसको मिक्स करेंगे यूरेनियम 238 के साथ। जो आपका मॉडरेटर है उसमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। कूलेंट यूज होता है लिक्विड सोडियम। जो आपका थर्ड स्टेज है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर यूज होएगा, उसके अंदर फ्यूल क्या यूज होगा, थोरियम 232, ठीक है, थोरियम ऑक्साइड प्लस यूरेनियम 233 है सीड, क्योंकि अपने आप से क्या होता है, इग्नाइट नहीं होता, इसको चाहिए एक और फ्यूल।
तो यूरेनियम 233 हम सीड की तरह यूज करते हैं, वो इसको स्टार्ट करेगा थोरियम 232 को। इसमें भी आपका जो कूलेंट है, ठीक है, मॉडरेटर है, वो हैवी वाटर या लाइट वाटर यूज कर सकते हैं, और कूलेंट भी हैवी वाटर या लाइट वाटर। ये हो गए तीनों स्टेज हमारे, ठीक है। अब देखो यूज, देखो नेचुरल यूरेनियम है ना, एनरिचमेंट लेवल कितना होता है आपका 0.7%, ठीक है। इट कैन नॉट सस्टेन मोस्ट रिएक्टर्स रिएक्शन। फिर क्या होंगे पावर रिएक्टर्स में, क्या होगा आपका जो एनरिचमेंट लेवल है, देखो अगर आपने नेचुरल यूरेनियम यूज किया तो उसमें एनरिचमेंट लेवल कितना होता है, फिसाइल मटेरियल कितना होता है 0.7%। अब वो अपने आप से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक, उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, न्यूक्लियर फिजन कराना पड़ता है, फिर वो ज्यादा मटेरियल किसमें कन्वर्ट होता है आपका फर्टाइल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टर्स को और क्या करना पड़ेगा, एनरिच करना पड़ेगा, फिसाइल मटेरियल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एनरिचमेंट लेवल नेचुरल यूरेनियम में होता है 0.7%। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है या आपको पावर रिएक्टर्स बनाना है तो ये एनरिचमेंट लेवल कहां तक लेके जाना पड़ेगा, 3 to 5%। एनरिचमेंट लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इट इज अ कंट्रोल्ड एनर्जी जनरेशन। हाँ, रिसर्च के लिए हम और एनरिचमेंट लेवल कितना बढ़ा देते हैं, 20% से ज्यादा। और अगर आपको एटम बॉम्ब बनाना है या न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए एनरिचमेंट कितना होना चाहिए, 90% से ज्यादा यूरेनियम का। तो अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि पावर जनरेशन के लिए कितना चाहिए, तो 3 से 5%, और न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए 90% से ज्यादा एनरिचमेंट चाहिए नेचुरल यूरेनियम का, तब जाके वो सारे आपके यूरेनियम का क्या होगा, पावर एटम बम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी दैट इज अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। तो ये इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल यूरेनियम में कितने एनरिचमेंट लेवल है, 0.7%, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 to 5%, रिसर्च के लिए 20% ज्यादा, और न्यूक्लियर वेपन से 90% से ज्यादा। अब जो हम बात कर रहे हैं कि सेकंड स्टेज ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली, तो क्रिटिकलिटी क्या है उसको देखते हैं। गोइंग क्रिटिकल मींस इनिशिएशन ऑफ द सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, की अब एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया तो वो अपने आप क्या करेगा, चलता रहेगा। तो ये इसको बोलते हैं, स्टेज को बोलते हैं क्रिटिकलिटी, ठीक है। रिएक्शन दैट विल इवेंचुअली लीड टू द फुल पावर जनरेशन, अब उससे क्या होगा, फिर अपना पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। It is the key milestone indicating that the reactor core is functioning as designed and that each fission event in the core now release sufficient number of neutrons to sustain an ongoing series of reaction। तो इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो कुछ सफिशिएंट नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन्स चाहिए जिससे क्या हो, आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू रहे। तो उस प्रोसेस को जब इतने न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं अपने आप, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, उसको बोल देते हैं हम क्रिटिकलिटी। अब वो स्टेज हमारी सेकंड स्टेज के अंदर क्रिटिकलिटी अचीव हो गई है यहाँ, यानी कि हम वहां से अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब क्रिटिकल भी तीन टाइप की होती है सब क्रिटिकलिटी, ईच फ्यूजन प्रोड्यूस लेस देन वन इफेक्टिव फ्यूजन। तो अगर एक फ्यूजन रिएक्शन है उससे एक से लेस अगर उसने और न्यूट्रॉन रिलीज किए या और फ्यूजन एक से कम हुआ, उसको बोलेंगे हम सब क्रिटिकलिटी। तो इसमें क्या होगा, चेन रिएक्शन क्या हुआ, एक ने क्रिटिकलिटी अचीव की, दूसरे ने फिर उसको रोक दिया आगे, दैट इज ईच फ्यूजन प्रोड्यूस लेस देन वन इफेक्टिव फ्यूजन। तो एक बार फ्यूजन स्टार्ट हो गया, फिर अगला फ्यूजन होया ना हुआ उसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि हमारी जो क्या हुई चेन रिएक्शन क्या होगी, वो स्टॉप होगी। तो न्यूक्लियर फ्यूल बिफोर रिएक्टर स्टार्टअप, तो न्यूक्लियर फ्यूल जब रिएक्टर स्टार्ट होने से पहले के रिएक्शन में रहता है आपका सब क्रिटिकलिटी में, फिर उसको हम एनरिच करते हैं, फिर वो क्रिटिकलिटी अचीव करता है। उसके बाद आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल क्या होगा, ईच फ्यूजन लीड्स टू एग्जैक्टली वन मोर फ्यूजन, एक फ्यूजन हुआ उससे फिर अगला एक और हो गया, तो वो क्या होता है, जो आपकी चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यू करती है। चेन रिएक्शन इज स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग, इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कहां यूज होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, कंट्रोल्ड एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम जब क्रिटिकलिटी अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो अपनी क्या करने लगे, एनर्जी को सस्टेन करने लग गया, स्टार्ट करने लग गया एनर्जी कंटिन्यूअस प्रोड्यूस करने। सब सुपर क्रिटिकलिटी क्या होती है, जब एक से ज्यादा एक न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ उससे क्या हुआ, एक से ज्यादा और होने लगे, तो उसको बोल देंगे हम सुपर क्रिटिकलिटी। ईच फ्यूजन कॉजेज मोर देन वन फ्यूजन, एक फ्यूजन हुआ फिर उसने क्या किया, एक से ज्यादा और फ्यूजन कर दिए, दैट इज द सुपर क्रिटिकल। रिएक्शन ग्रोज रैपिडली, इसमें फटाफट रिएक्शन ग्रो करती है। इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स, अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हो जाता है। देखो की बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग द क्रिटिकलिटी इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अभी हमने जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी अचीव की, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पहला तो होगा एनर्जी सिक्योरिटी, हमारे सेकंड स्टेज हो गया, फिर थर्ड स्टेज में जाएंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी होगी। सेकंड इज द अनलॉकिंग ऑफ द थोरियम, फिर हम क्या हो गया सेकंड स्टेज के बाद कहां जाएंगे, थर्ड स्टेज के अंदर, तो थोरियम का पोटेंशियल यूटिलाइज कर पाएंगे। थर्ड इज द वेस्ट न्यूट्रलाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेज में जो वेस्ट हो रहा था उसको हम सेकंड स्टेज में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं।
दीज रिएक्टर्स कैन बर्न लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द स्टेज 1। तो वेस्ट का पूरा क्या हो रहा है आपका न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड इज द स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, बाय ब्रीडिंग इट्स ओन फ्यूल इंडिया रिड्यूसेस इट्स रिलायंस ऑन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। तो जरूरी नहीं हमें बाहर कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा यूरेनियम के लिए, तो हम थोरियम से आने वाले टाइम में अपनी एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ग्रिड स्टेबिलिटी, अनलाइक सोलर एंड विंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोवाइड्स फ्रॉम बेस लोड पावर। तो इसको पता है कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर से इतनी पावर मिल जाएगी, तो हम एक बेस लोड पावर भी सप्लाई कर सकते हैं, उससे क्या रहेगा, ग्रिड स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के। तो पहला देखो सोडियम रिस्क। तो सोडियम रिस्क है आपका, यूजिंग लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट इज डेंजरस, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड कैचेस फायर इंस्टेंटेनियसली इफ इट टचेस द एयर और वाटर। तो लिक्विड सोडियम को जो हम यूज कर रहे हैं एज अ कूलेंट वो थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि जैसे ये एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है इट कैचेस फायर। दूसरा क्या, इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, सोडियम इज एन ओपेक मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू सी इनसाइड द रिएक्टर फॉर रिपेयर्स, ऑल मेंटेनेंस मस्ट बी डन यूजिंग द स्पेशलाइज्ड रोबोटिक सेंसर्स। तो सोडियम के आर पार देख ही सकते, तो एक इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है रिपेयर करने के टाइम पे, ठीक है। हाई कैपिटल कॉस्ट, काफी पैसा लगता है, ड्यू टू द एक्सोटिक मटेरियल्स एंड द एडवांस सेफ्टी सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्योंकि काफी एडवांस सेफ्टी सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा इसके अंदर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आर सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड देन द ट्रेडिशनल वाटर कूल्ड रिएक्टर्स, तो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड टाइमलाइंस, काफी लंबा टाइम हो गया इसको हमें सेकंड स्टेज को बनाते हुए। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफन लीड्स टू द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स, द कल्पक्कम प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टुक ओवर 20 इयर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द क्रिटिकलिटी। 20 साल लग गए हमें इसको कंस्ट्रक्शन से लेके क्रिटिकलिटी लाने में। देन ग्लोबल स्क्रूटिनी रहती है, बिकॉज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस हाई ग्रेड प्लूटोनियम, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, हाई ग्रेड प्लूटोनियम। They face strict international safeguards and monitoring to prevent the diversion to the nuclear material। तो इस न्यूक्लियर मटेरियल का डाइवर्जन ना हो जाए फॉर मेकिंग द न्यूक्लियर वेपन, इसलिए इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहती है फ्रॉम द इंटरनेशनल सेफगार्ड्स, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। अब देखते हैं हम ब्रीडर रिएक्टर कंसेप्ट क्या है। भाई ब्रीडर रिएक्टर आपको पता ही, ऐसा रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेस मोर फिसाइल मटेरियल देन इट्स कंज्यूम। तो जितना फिसाइल मटेरियल आपने डाला उससे ज्यादा उसने क्या कर दिया, ब्रीड कर दिया फिसाइल मटेरियल, उसको बोल देते हैं ब्रीडर रिएक्टर। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, ये अलग अलग टर्म से जो पूछ सकता है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स और आइसोटोप इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट। तो एक केमिकल एलिमेंट या एक आइसोटोप दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो रहा है प्लूटोनियम 239 में, तो ये सब कन्वर्जन है, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है। With the number of the protons or neutrons in the nucleus of the atom undergoing change, this is the nuclear transmutation। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो गया, तो अब एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं फिसाइल मटेरियल में और फर्टाइल मटेरियल में। ये तो नहीं है, हमें जो डिफरेंस देखना है कि फिसाइल मटेरियल क्या है और फर्टाइल मटेरियल क्या है। तो फिसाइल मटेरियल देखो क्या होता है, इट कैन सस्टेन अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बाय फ्यूजन विद द थर्मल न्यूट्रॉन्स। तो फिसाइल मटेरियल क्या है, अपने आप क्या कर सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। फर्टाइल मटेरियल कैन नॉट सस्टेन अ चेन रिएक्शन विद इट्स थर्मल न्यूट्रॉन्स, अपने न्यूट्रॉन से सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिसाइल। इसको फिर फर्टाइल मटेरियल को हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है फिसाइल मटेरियल के अंदर, और जैसे कन्वर्ट हो जाएगा फिसाइल मटेरियल के अंदर, तो फिर ये अपनी रिएक्शन को क्या करेगा, सस्टेन करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। तो पहले आप मानो एक ऐसा मटेरियल जिसका पोटेंशियल है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर देगा, उसको बोलेंगे वो फर्टाइल। फिर हम इस पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिसाइल के अंदर। अब ये फिसाइल मटेरियल क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, क्योंकि अब ये अपनी रिएक्शन क्या करेगा, सस्टेन कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फिशन विद द स्लो न्यूट्रिएंट्स, तो ये इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये फिशन कर लेगा विद द स्लो न्यूट्रॉन्स। लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिशन विद द स्लो न्यूट्रिएंट्स, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैप्चर। तो जो फर्टाइल मटेरियल है ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है फिसाइल के अंदर, तब ये आपको करेगा न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करता है। रोल इन रिएक्टर, ये कैसे यूज होता है फिसाइल मटेरियल, इट इज यूज एज अ फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल प्रोवाइड एनर्जी थ्रू फिशन। और ये जो आपका फर्टाइल मटेरियल है ये कैसे यूज होगा, आपका ब्लैंकेट की तरह। अब ये ब्लैंकेट की तरह यूज हो रहा है, इसमें न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और फिर ये कन्वर्ट होता है फर्टाइल या फिसाइल मटेरियल के अंदर। इट इज यूज एज अ ब्लैंकेट मटेरियल, कन्वर्ट्स फिसाइल फ्यूल फॉर द फ्यूचर यूज। तो फिर ये कन्वर्ट होता है फिसाइल मटेरियल के अंदर जो फ्यूचर में यूज हो सकता है। ये आपने देखना है कि इन्हें पूछ लेगा कौन से फर्टाइल है कौन से फिसाइल है। तो फिसाइल मटेरियल के एग्जांपल याद रखने आपने, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239,
और यूरेनियम 233, ये तीनों मटेरियल कैसे है, फिसाइल, ये अपनी चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239, दीज आर द फिसाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल में आएंगे यूरेनियम 238 और थोरियम 232, ठीक है, ये फर्टाइल मटेरियल है, इनको कन्वर्ट किया जाएगा फिर फिसाइल के अंदर, फिर आपकी चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगी। नेचुरल अबंडेंस, ठीक है, फिसाइल मटेरियल तो नेचुरली क्या है, बहुत कम है। नेचुरल यूरेनियम के अंदर भी कितना है, 0.7% ही मिलता है नेचुरल यूरेनियम के अंदर, मोस्टली बाकी क्या बच गया, वो फर्टाइल मटेरियल होता है। फिसाइल मटेरियल नेचुरली बहुत कम होता है, इसको एनरिच करके बनाया जाता है फिसाइल मटेरियल को। फर्टाइल मटेरियल हाई अवेलेबल नेचुरल आपका नेचर के अंदर, जैसे यूरेनियम 238 99.3% ऑफ नेचुरल यूरेनियम, थोरियम 232, ये सब क्या है आपके फर्टाइल मटेरियल। तो फर्टाइल और फिसाइल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट इज द हाउ डू द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वर्क। अब ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है काम कैसे करता है। मोस्ट ऑफ इंडियाज करंटली ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अभी तो हमारे मोस्टली कौन से हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। दे आर डिजाइन टू सपोर्ट द फिशन ऑफ द नेचुरल यूरेनियम, और उसके अंदर कौन सा फ्यूल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं नेचुरल यूरेनियम। नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ द 99.3% ऑफ द यूरेनियम 238 एंड 0.7% ऑफ द यूरेनियम 235। तो नेचुरल यूरेनियम में ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल मटेरियल, दैट इज द यूरेनियम 238, और थोड़ा सा 0.7 होता है फिसाइल मटेरियल यूरेनियम 235। 235 एंड 238 डिनोट द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दिखा रहा है कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इन द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर न्यूट्रॉन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिएक्टर्स। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में क्या करते हैं हम, न्यूट्रॉन्स को डाल लेंगे, ठीक है। वेयर अ डिवाइस कॉल्ड द मॉडरेटर स्लो देम डाउन, क्योंकि फर्स्ट पहले वाले में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में मॉडरेटर होगा, वो क्या करेगा, स्लो डाउन कर देगा स्पीड न्यूट्रॉन्स की। दिस इज नेसेसरी फॉर द न्यूट्रॉन्स टू कॉज यूरेनियम 235 टू अंडरगो फिजन। तो अब धीरे स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा यूरेनियम 235 के ऊपर, और फिर वो क्या करेगा, इट गोज अंडर फिजन। व्हेन इट डज इट रिलीज द हीट विद विच द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिसिटी। फिर इससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम एंड अ फ्यू न्यूट्रॉन्स, और उसके साथ साथ प्लूटोनियम भी रिलीज होएगा और आपका न्यूट्रॉन्स भी, ठीक है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर्स आर इनएफिशिएंट बिकॉज ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द फ्यूल अराउंड 1% अंडरगोज फिजन बिकॉज बिफोर इट बिकम्स अनयूजेबल। क्योंकि आपको पता ही है नेचुरल यूरेनियम के अंदर क्या है, 0.7% ही क्या है, फिसाइल मटेरियल है, और बाकी मटेरियल क्या होता है, सारा वेस्ट हो जाता है। तो बहुत कम फ्यूल उसका जो होता है वो यूज होता है एनर्जी बनाने के लिए। फिर सेकंड स्टेज में आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। A fast breeder reactor is more efficient, ये क्या है, more efficient है, achieving a fuel use rate of around 10% or more. Mainly the fuel consist of the, इसमें क्या होगा, MOX, प्लूटोनियम और यूरेनियम। प्लूटोनियम, ठीक है, नॉट यूरेनियम, ज्यादातर इसमें प्लूटोनियम ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यूरेनियम भी है। द रिएक्टर कोर इज सराउंडेड बाय द ब्लैंकेट, और रिएक्टर के कोर में क्या होगा आपके अराउंड, दैट इज द ब्लैंकेट होगा यूरेनियम 238 का। लाइक द अनयूजेबल फ्यूल प्रोड्यूस बाय द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो पहली स्टेज में जो अनयूज फ्यूल था उसको ब्लैंकेट हम यूज करेंगे इसके अंदर, स्टेज 2 के अंदर। व्हेन द फास्ट न्यूट्रॉन बम्बार्ड द ब्लैंकेट द यूरेनियम न्यूक्लाई आर कन्वर्टेड टू द प्लूटोनियम। तो ब्लैंकेट से स्ट्राइक करेगा न्यूट्रॉन्स, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यूरेनियम प्लूटोनियम के अंदर, ठीक है। विच आर रीप्रोसेस्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूल। द प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल ऑल्सो यूजेज द फास्ट न्यूट्रॉन्स टू अंडरगो द फिजन रिलीजिंग द मोर फास्ट न्यूट्रॉन। तो ये यूज भी क्या करता है, फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज करता है, और फिर उससे और फास्ट न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं आपके, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मोर देन 2 decades ago. It was designed by the Indira Gandhi Center for the Atomic Research and built by the भारतीय नाभिक विद्युत, ठीक है, नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है, कि काम जो आपका प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है किसने डिजाइन किया था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द एटॉमिक रिसर्च, और बिल्ड किसने किया था, आपका भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। अमंग अदर फीचर्स प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट। सोडियम बिकम्स लिक्विड एट द हायर टेम्परेचर एंड एट द हायर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर इज मोर एफिशिएंट। तो इसलिए हम यूज क्या करते हैं इसमें, आपका कूलेंट की तरह लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम आर ऑल्सो डज नॉट नीड टू बी प्रेशराइज, ठीक है, इसको प्रेशराइज करने की जरूरत भी नहीं है। हाउएवर इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद द एयर एंड वाटर। यही इसका चैलेंज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का, कि जो लिक्विड सोडियम है उसको हमें मैनेज करना है। सो द पंप्स, पाइप्स, टैंक्स एक्सपोज्ड टू द लिक्विड सोडियम नीड टू बी परफेक्टली सील्ड विद द स्ट्रिंजेंट लीकेज डिटेक्शन प्रोटोकॉल्स। क्योंकि थोड़ा भी कहीं पे लीक हो गया तो वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है।
वाटर कूल्ड रिएक्टर डू नॉट हैव सच ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज नॉर द एडिशनल कॉस्ट। जो आपके वाटर कूल्ड रिएक्टर होते हैं उनमें इतनी ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती उसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट होती है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर। इंडिया इज ऑल्सो नॉट अलोन इन कन्फ्रंटिंग दीज चैलेंजिंग्स, ठीक है। जापान मोन्जू न्यूक्लियर पावर प्लांट सफर्ड सोडियम लीकेज एंड फायर इन 1995 लीडिंग टू द लॉन्ग शटडाउन्स, द प्लांट इवेंचुअली हैड टू बी डिकमीशन्ड। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, मेंस के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि चैलेंजेस क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के, तो आप बताओगे भाई क्यों बाकी कंट्रीज यूटिलाइज नहीं कर रही। इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, सेफ्टी के मेजर ज्यादा चाहिए, जापान पहले ऑलरेडी यूज कर चुका है, ठीक है, तो वहां पे इशू आ गए थे। Once commissioned, India will be the second country after Russia to have the commercial operating FBR। जैसे हमारे कमीशन हो जाएगा, अभी तो क्रिटिकलिटी अचीव की है, फिर इसको हम कमीशन करेंगे तो हम सेकंड कंट्री बन जाएंगे आफ्टर रशिया टू हैव फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इन द कमर्शियल स्टेज। चाइना है स्मॉल, छोटे मोटे प्रोग्राम चाइना के पे है, लेकिन इतना बड़ा स्केल पे नहीं है कोई, ठीक है। In countries such as Japan, France and the USA, these fast breeder reactor were shut down amid safety concern। तो सेफ्टी कंसर्न को लेके वहां पे शट डाउन कर दिए थे। Operators have shown fast breeder reactors to be technically feasible, but they are not yet economically feasible। एक तो महंगे बहुत पड़ते हैं, ठीक है, टेक्निकली फिजिबल है, ऐसी बात नहीं है कि इनका टेक्नोलॉजी नहीं है, तो these are technically feasible, पर इनके सेफ्टी कंसर्न है और इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बाकी कंट्री सेकंड स्टेज को यूज नहीं कर रही है। They have also not won broader public acceptance because of safety concerns। Aside from the cost of making them, they also demand rigorous oversighting, पूरी monitoring, safety वो सब चाहिए, protocols which depend on both engineering excellence and the safety culture। फिर how has India pursued, इंडिया ने कैसे, तो इसमें आप बताओगे क्रिटिकली एनालाइज आ जाएगा, तो हमने टाइम भी काफी लगा दिया, तो वो सारी बातें आपने बतानी है। India is pursuing fast breeder reactor because as discussed earlier the 3-stage nuclear program prioritize long term fuel security। अब आप कह रहे हो इतनी दिक्कत है उसके अंदर, तो हम कर क्यों रहे हैं सेकंड स्टेज को, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, थर्ड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज तो बस एक ब्रिज है किसके लिए, थर्ड स्टेज के लिए, ताकि हम सेकंड स्टेज से इतना प्लूटोनियम जनरेट कर सके जो हम थर्ड स्टेज में यूज करें आगे, ठीक है, जिससे हम थोरियम से क्या कर सके, फिर एनर्जी जनरेट कर पाए। Importantly, it is able to do so because India's nuclear sector remains largely driven by the state। तो हमारा मोस्टली गवर्नमेंट में कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है, तो इसलिए हम इसको कर पाए सेकंड स्टेज को। इट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इज रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट बिकॉज इसके अंदर आते हैं, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द पीएमओ। एज अ रिजल्ट, एज अ लॉन्ग एज there has been a political stability, India has been able to sustain nuclear projects across the electoral cycle। तो लगातार हम इसको सस्टेन कर पा रहे हैं। अब इसका नेगेटिव क्या है, ऑन द फ्लिप साइड द इंसुलेशन फ्रॉम रिड्यूस स्क्रूटनी। अब क्योंकि पीएमओ के अंदर है तो ज्यादा इतनी स्क्रूटनी भी नहीं हो पा रही है इसकी, तो उसके कारण नुकसान क्या होता है, डिले हो जाता है, कॉस्ट ओवररन हो जाते हैं, तो ये इसके फ्लिप साइड है। This insulation has reduced scrutiny of the nuclear power program and protected it from the same pressure to deliver the assail other public sector enterprise जैसे कि इंडियन रेलवे एंड आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो जितना प्रेशर इनके ऊपर रहता है कि आपको इतना रिजल्ट देना है, ये कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब इतना चीजें कवर करनी है, उतना प्रेशर इसके ऊपर नहीं था आपका एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, स्क्रूटनी थोड़ी जो कम हो रही है उसका ये नुकसान भी है, तो इतना प्रेशर नहीं है, तो फिर वो टाइमलाइन डिले हो जाती है। इंजीनियर हैव टेकन ऑन प्रोजेक्ट्स विद द लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी ऑन द टाइमलाइंस एंड बजट्स। व्हेन वन और बोथ हैव स्लिप्ड द अकाउंटेबिलिटी हैज बीन स्प्रेड अक्रॉस एजेंसीज, ठीक है। प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ओरिजिनली इसकी कॉस्ट की 3500 करोड़, ठीक है, इट केम डाउन टू 6800 करोड़। द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आल्सो sought multiple deadlines extension in 2020 it said pressurized fast breeder reactor would be commercialized in October 2022, पर अब फाइनल कब हुआ, 2026 के अंदर। दैट माइलस्टोन इज स्टिल पेंडिंग, अभी भी कमर्शलाइज तो अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो क्या हुआ है, क्रिटिकलिटी अचीव की है। The economics of fast breeder reactor also remain uncertain. In addition to the aforementioned issues, the broader fuel cycle, especially the reprocessing of the spent fuel and the fabrication of new fuel assemblies, will require its own infrastructure. And for this, nuclear establishment will have to set up the new regulatory process. और इसके और ये सारी complications और दिक्कत है second stage के अंदर। So what next for the pressurized fast breeder reactor? The pressurized fast breeder reactor will be operated at the low power level। पहले अभी इसको हम low power level पे चलाएंगे, ठीक है, to check its behavior in the different operating conditions। Engineer will collect data from these tests to inform decision about the raising the reactor's power output and refining
सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। उसके बाद फिर हम इसको कमर्शलाइज स्टेज में लाए, अभी तो और इसकी टेस्टिंग होगी। इवेंचुअली दे विल सीक द अप्रूवल फ्रॉम द, फिर अप्रूवल कौन देगा इसका, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये भी याद रखना है। इसके बाद एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से अप्रूवल होगा सारी टेस्टिंग और करने के बाद, टू ऑपरेट द रिएक्टर इन द कमर्शियल मोड, फिर उसके बाद ये कमर्शियल मोड में स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, तो ये बेसिक हमने कर लिया जो साइंटिफिक पार्ट था। अब हम थोड़ा और देख लेते हैं जो इसका स्कीम का पार्ट है या एक्ट है। तो एक हमारा मिशन है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर्मली अनाउंस्ड इन द 2025-26 by in the union budget is the India's strategic plan to modernize its nuclear sector and achieve a target of 100 gigawatt of nuclear capacity by 2047। तो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्लान अभी 2025 लास्ट ईयर के बजट में अनाउंस किया था कि हमें न्यूक्लियर से एनर्जी कितनी बनानी है, आपको न्यूक्लियर कैपेसिटी 100 गीगावाट बाय 2047। तो अभी सेकंड स्टेज अचीव हो गई है, फिर थर्ड भी हो जाएगी इसके बाद, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए जो हमारा टारगेट है वो अचीव करने में। और क्या कैपेसिटी गोल, स्केलिंग द न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द करंट 8.7 गीगावाट, अभी हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है 8.7 गीगावाट, उसको कितना करना है 22.38 गीगावाट करना है बाय 2030-31, और फाइनली फिर 100 गीगावाट करना है बाय 2047। ये सारे हमारे की टारगेट ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के। फिर उसमें क्या करना है, जो हमें नेट जीरो है यानी कि नॉन फोसिल फ्यूल से, ठीक है, या फोसिल फ्यूल को हमें क्या करना है, कम करना है, नेट जीरो अचीव करना है फोसिल फ्यूल बर्निंग का। तो नेट जीरो का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना है थ्रू दिस न्यूक्लियर मिशन। पोजिशनिंग इंडिया न्यूक्लियर पावर एज द बेस लोड क्लीन एनर्जी सोर्स नीड टू सपोर्ट द रिन्यूएबल्स लाइक सोलर। तो इससे हम क्या टारगेट, अपना नेट जीरो का टारगेट पूरा अचीव करेंगे। देन स्टेज 2 एक्टिवेशन, स्टेज 2 जो है उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। देन बजटरी एलोकेशन, इनिशियल बजट था 20,000 करोड़ का, वाज एलोकेटेड स्पेशली फॉर द रिसर्च डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हम काफी डेवलप करेंगे, ठीक है। देन फिस्कल इंसेंटिव्स देना, 2026-27 बजट रिमूव कस्टम ड्यूटीज ऑन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स अंटिल 2035। तो बजट में क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के जो इंपोर्ट करेंगे उसके लिए। लोअर द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक फ्यूल कार्ट्रिज एंड रिएक्टर पार्ट्स। तो ये पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का। सेकंड हम करेंगे शांति एक्ट। तो ये सब एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है हमारी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए और एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। इसलिए मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी करवा दिया, और ये शांति एक्ट जो रिसेंट एक्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, ताकि आपका न्यूक्लियर का कोई भी पार्ट प्री का, मेंस का, किसी भी एंगल से, साइंटिफिक एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, सब एंगल से आपका कवर हो जाए। इकोनॉमिक एंगल से, एनर्जी एंगल, सारा कवर हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंगल से। द शांति एक्ट 2025 सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, सस्टेनेबली हार्नेसिंग एंड एडवांसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट हैज फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर्ड इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप। इट रिप्लेस द, जो पहला हमारा एक्ट था दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, उसको रिप्लेस किया इसने, एंड द सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 टू मॉडर्नाइज गवर्नेंस एंड मीट द टारगेट ऑफ 100 गीगावाट। जो हमारे मिशन का टारगेट था कि हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी करनी है बाय 2047, उसको अचीव करने के लिए हम लेके आए हैं शांति एक्ट। अब देखो इसमें करेंगे क्या। पहला हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो हमें न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है 100 गीगावाट बाय 2047, तो सारा गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है ना, इन्वेस्टमेंट हाई है, तो कहीं ना कहीं हम क्या चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़े। ओपनिंग द प्राइवेट सेक्टर टू फॉर द पार्टिसिपेशन, ओपनिंग द सेक्टर टू द प्राइवेट पार्टिसिपेशन end of the state monopoly. For the first time, private companies and the joint ventures are permitted to own and operate the nuclear power plants. Previously, only the central government via NPCIL और भाविनी could do the so. अब क्या करेंगे, आपके प्राइवेट जो कंपनीज है, दे आर ऑल्सो परमिटेड टू ओन एंड ऑपरेट द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। पहले कौन मोस्टली ऑपरेट कर रहा था, आपके NPCIL और भाविनी। लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, एनी गवर्नमेंट कंपनी कैन नाउ अप्लाई फॉर द any company, कोई भी कंपनी can apply for the license and safety authorization from the government to engage in the nuclear power production including fuel fabrication and uranium enrichment up to certain level। तो fuel fabrication के लिए और न्यूक्लियर आपका इवन यूरेनियम एनरिचमेंट अप टू सर्टेन लेवल, उसको कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है इसके लिए। सेकंड इज द स्पेशल न्यूक्लियर जोन्स बनाए जाएंगे। द एक्ट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ द डेडिकेटेड जोन विद द प्री इंस्टॉल्ड लॉजिस्टिक्स, वहां पे पहले सारे सिस्टम होंगे, जाके बस आपको करना है प्लांट स्टॉल, ठीक है। टू अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट जेस्टेशन पीरियड्स। रेडिकल रिफॉर्म ऑफ न्यूक्लियर लायबिलिटी,
और जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी का जो जिम्मा दे दिया वो किसको दे दिया, ऑपरेटर को दे दिया। एक्सक्लूसिव ऑपरेटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी फॉर एन एक्सीडेंट इज नाउ चैनल टू द एक्सक्लूसिवली टू द ऑपरेटर ऑफ द प्लांट। तो सप्लायर को नहीं है, केवल जो ऑपरेट कर रहा है उसी के ऊपर सारी लाइबिलिटी आएगी। तो ये भी क्लैरिटी आई इसमें। रिमूवल ऑफ द राइट ऑफ रिकोर्स, द एक्ट ओमिट्स द कंट्रोवर्शियल सेक्शन 17B ऑफ द प्रीवियस 2010 लॉ। प्रीवियसली द ऑपरेटर कुड sue द इक्विपमेंट सप्लायर। तो पहले ऑपरेटर किसके ऊपर डाल देता रिस्पॉन्सिबिलिटी, सप्लायर के ऊपर। अब सारी लाइबिलिटी किस पे आएगी, ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक GE वेस्टिंग हाउस फॉर डिफेक्ट्स, नाउ द सप्लायर आर इफेक्टिवली indemnified shielding them from the civil और criminal liability। अब सप्लायर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, सारी लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ऑपरेटर के ऊपर। ग्लोबल अलाइनमेंट, दिस शिफ्ट अलाइंस इंडिया विद द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, रिमूविंग द लीगल हर्डल that had prevented foreign suppliers from entering the Indian market for over a decade। तो पहला क्या था, एक तो पॉइंट प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाओ किया। दूसरा क्या किया इन्होंने, पहले सप्लायर आते नहीं थे इंडिया के अंदर मार्केट के, वो सोचते थे यार सारी लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ जाएगी, तो उस लाइबिलिटी को भी हटा दिया, लाइबिलिटी किसको दे दी, ऑपरेटर के ऊपर डाल दी। तो अब क्या होगा, इंटरनेशनल से भी क्या होगा, हमारे यहाँ पे सप्लायर और आएंगे। नेक्स्ट इज द लाइबिलिटी कैप्स, ऑपरेटर लाइबिलिटी इज कैप्ड बिटवीन 100 करोड़ एंड 3000 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टर। और इसकी भी लाइबिलिटी को भी कैप कर दिया, ये नहीं कुछ बहुत ज्यादा कि मतलब बहुत ज्यादा क्या, मतलब अनलिमिटेड। तो 100 करोड़ से 3000 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टर साइज, इसको हमने लाइबिलिटी को फिक्स कर दिया विद अ टोटल इंसिडेंट कैप ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 3900 करोड़। इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी चेंजेस, और इसमें इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी चेंजेस क्या है, स्टैट्यूटरी स्टेटस फॉर द AERB, AERB को क्या दे दिया, स्टैट्यूटरी स्टेटस। The Atomic Energy Regulatory Board AERB finally received formal statutory recognition, strengthening its authority and regulatory independence। ठीक है, तो AERB को आपको statutory status दे दिया। ठीक है, dual permit structure to ensure safety, dual permit system is enforced requiring both government license भी चाहिए आपको and a separate safety authorization from the AERB। तो पहले गवर्नमेंट का लाइसेंस, फिर AERB से आपके सेफ्टी अथोराइजेशन चाहिए फॉर रेडिएशन रिलेटेड एक्टिविटी। तो डुअल परमिट स्ट्रक्चर है। डिस्प्यूट रिड्रेसल है, द एक्ट एस्टेब्लिशेस द एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल टू हैंडल लीगल एंड ऑपरेशनल डिस्प्यूट विद इन द सेक्टर। फिर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव SMR लीडरशिप, द एक्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो मोस्टली हम कौन से रिएक्टर इसमें करेंगे प्रमोट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और भारत स्मॉल रिएक्टर्स which are faster and cheaper for the private players to deploy। Thorium utilization, by enabling faster deployment of the stage 2 reactors like prototype fast breeder reactor, the act accelerate the eventual transition to the stage 3 thorium based power। दूसरा हम क्या चाह रहे हैं कि हम स्टेज 3 पे आए, थोरियम को यूटिलाइजेशन करें, और उसके ऊपर याद रखना है आपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इनको हम ज्यादा प्रमोट करेंगे। लास्ट इज द जो नेट जीरो का टारगेट है वो भी हम अचीव करेंगे। द लेजिस्लेशन इज प्राइमरी टूल फॉर अचीविंग द इंडियाज डीकार्बोनाइजिंग गोल्स बाय रिप्लेसिंग एजिंग थर्मल पावर प्लांट्स विद द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इकोनॉमी को हमें डीकार्बोनाइज करने के लिए जो कोल पावर थर्मल पावर प्लांट है उनको हटा के हम कोल पावर बेस्ड जो पावर प्लांट है उनको हटा के हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हम नेट जीरो का अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो ये सारा प्री और मेंस के हिसाब से मैंने न्यूक्लियर एनर्जी उसका वो सारा करवा दिया आपको कवर। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और ऐसे अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।